नमस्कार, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 19 अप्रैल के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है फाइनेंस मिनिस्ट्री वाइडन स्कोप ऑफ ECLGS इंक्लूड्स हेल्थ केयर सेक्टर। तो यहाँ पर जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो ECLGS जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसे ही हम लोग शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, ECLGS, वहाँ पर जो है कुछ बदलाव किए हैं। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आखिर ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 में जो है कोविड-19 के कारण जो है लॉकडाउन लगाया गया था। और इस लॉकडाउन लगाने के कारण भारत में बहुत सारे ऐसे उद्योग थे, ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको काफ़ी नुकसान हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो सेक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं। और अगर ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, अगर इन्हें लॉस होगा, तो यहाँ पर जो है बैंकों का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत सारा पैसा जो है क्या होगा, फंस करके रह जाएगा। यानी कि जो बैंकों के द्वारा इन इंडस्ट्रीज को जो लोन दिए गए थे उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होने का पूरा संभावना था। तो यहाँ पर जो है सरकार ने ऐसी इंडस्ट्री जिनको कोविड-19 में बहुत सारे लॉस हुए थे, आप समझ सकते हैं, जो सर्विस इंडस्ट्री थी हमारी, सर्विस सेक्टर था हमारा, उसको जो है बहुत सारा लॉस हुआ था। और यहाँ पर जो है उसी के चलते जो है उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को लाया गया था। और यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड कौन थे, KV कामत। और याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है, यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा KV कामत कमेटी बनाई गई थी। यानी कि उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, KV कामत। और उनके द्वारा जो है 26 ऐसे सेक्टर जो है आइडेंटिफाई किए गए थे जिनको कि सरकार के द्वारा जो है इस क्रेडिट स्कीम में, यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के द्वारा जो है हेल्प करना था। और यहाँ पर जो है सरकार ने जो है इसी स्कीम को लेकर के एक बात कही है और कहा है कि अब इस स्कीम में जो है जो हेल्थ केयर सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि वैसी इंडस्ट्री, वैसी उद्योग जो कि हेल्थ केयर सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, वहां पर उन्हें भी जो है इसके द्वारा अब कर्ज दिया जाएगा। यानी कि जो है पहले जो 26 सेक्टर जो कि KV कामत कमेटी के द्वारा जो है बताए गए थे, उसमें जो है अब हेल्थ केयर को भी जोड़ दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। आपको जो है ECLGS का फुल फॉर्म भी याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि किस कमेटी के द्वारा जो है उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया था जिनको कि जो है इस क्रेडिट स्कीम के द्वारा जो है लोन दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि अब इस स्कीम में जो है हेल्थ केयर सेक्टर्स को भी क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर जो है पहले से जो है ट्रेवल, टूरिज्म, स्पोर्टिंग सेक्टर्स, ये सब पहले से ही थे। अब जो है यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर को भी क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो स्कीम थी वो 31 मार्च को खत्म होने वाली थी, लेकिन सरकार ने जो है इस स्कीम को जो है 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ है कि जो क्रेडिट स्कीम जो है सरकार लेकर के आई थी, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, ECLGS, उसे जो है 30 जून तक के लिए क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं दूसरे न्यूज़ को। और दूसरा न्यूज़ क्या है, एमिड हाई डिमांड रेलवे टू रन ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो है कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। और यहाँ पर जो है हॉस्पिटल्स में जो है ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली है बहुत सारे स्टेट्स में। इसी को देखते हुए जो भारतीय रेलवे ने जो है अब यहाँ पर एक तरीके से हेल्प का जो है बीड़ा उठाया है। और यहाँ पर कहा गया है कि जिन जिन स्टेट्स में जो है ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए देश के दूसरे भागों से यहाँ पर रेलवे क्या चलाएगा, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाएगा, जिससे कि उन राज्यों में जो है जहाँ पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी दिख रही है, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से की जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको जो है इन ट्रेनों का जो है नाम याद रखना है। क्या नाम दिया गया इन्हें, ऑक्सीजन एक्सप्रेस। और यहाँ पर जो है एक ऐसा ही ट्रेन जो है 19 अप्रैल को क्या होगा, इसकी शुरुआत होगी। यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर कहा गया है कि इन ट्रेनों की आवाजाही में कोई भी दिक्कत नहीं हो, इसीलिए जो है एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा
फॉर द फास्ट मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर रेलवे के द्वारा जो है फिर से इस मेडिकल इमरजेंसी के टाइम में क्या किया गया है, फिर से हेल्प करने का जो है बीड़ा उठाया गया है। आइए अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज को देख लेते हैं और यहाँ पर न्यूज क्या है, इटली लॉन्चेज फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन इंडिया। तो यहाँ पर जो है इटली के द्वारा भारत में जो है एक मेगा फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। इस फैसिलिटी को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये भारत में जो है इटली के द्वारा जो है पहला जो है एक मेगा जो है फूड पार्क जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। और आपको याद रखना है कि इसका नाम ही क्या है, द मेगा फूड पार्क, जो कि गुजरात में जो है बनने वाला है। और यहाँ पर अगर आप न्यूज़ को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर कहा गया है कि जो एक तरीके से जो वर्चुअल मोड में जो है इसकी शुरुआत की गई है और यहाँ पर ICE ऑफिस इन मुंबई एंड फनीधर मेगा फूड पार्क इन गुजरात के द्वारा जो है क्या किया गया है, एक तरीके से लेटर ऑफ इंटेंट को यहाँ पर साइन किया गया है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि ये जो मेगा फूड पार्क है वो गुजरात में क्या होगा, शुरू होने वाला है। आइए देख लेते हैं एक और न्यूज को, और न्यूज क्या है, यूएस चाइना एग्री टू कोऑपरेट विथ अर्जेंसी ऑन क्लाइमेट क्राइसिस। तो यहाँ पर जो है यूएस और चाइना के द्वारा जो है एक तरीके से कॉरपोरेशन की बात की गई है, एक दूसरे को जो यहाँ पर कॉर्पोरेट करने की बात की गई है, जो कि बहुत ही रेयर आपको सुनने को मिलता है क्योंकि ये यूएस और चाइना हमेशा जो है एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्लाइमेट क्राइसिस को समझते हुए जो है यूएस और चाइना के द्वारा जो है, जो कि दुनिया के क्या है 2 बिगेस्ट कार्बन पोल्यूटर्स हैं, उनके द्वारा जो है एक दूसरे को कॉपरेट करने के लिए जो है यहाँ पर हाथ मिलाया गया है, ये बात कही गई है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि चाइना इज द वर्ल्ड बिगेस्ट कार्बन इमीटर फॉलोड बाय द यूएस। यानी कि जो यूएस और चाइना जो है वो दुनिया के सबसे बड़े कार्बन इमीटर देश हैं, जिसमें चाइना नंबर 1 है और उसके बाद कौन है आपका, यूएस। यानी कि इन देशों के द्वारा जो है सबसे ज्यादा, देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि द 2 कंट्रीज पंप आउट नियरली हाफ ऑफ द फॉसिल फ्यूल फ्यूम्स दैट आर वार्मिंग द प्लेनेट एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर जो है इन दोनों देशों के बीच में जो है कॉर्पोरेशन की बात कही गई है। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है यूएस के राष्ट्रपति के द्वारा जो है 22 और 23 अप्रैल को जो है एक शिखर सम्मेलन जो है यहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें जो है 40 वर्ल्ड लीडर्स यानी कि दुनिया के 40 जो देश हैं उनको इन्वाइट किया गया है और इसमें चाइना के प्रेसिडेंट को भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। और इसी को लेकर के इसी से पहले जो है चाइना और अमेरिका के बीच में जो ये संधि हुई है एक तरीके से कॉर्पोरेट करने की, एक दूसरे को सहायता कर। आइए अब बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज को देख लेते हैं। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है जिसका शीर्षक है इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स ग्रो एट 18% टू 24.44 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो यहाँ पर जो है भारत की जो है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जो है वो क्या है, बहुत ही तेजी से बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। और यहाँ पर कहा गया है कि इस यहाँ पर जो ग्रोथ है वो कितना है, 18% का है। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20 यानी कि 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो है 24.44 बिलियन जो यहाँ पर भारत ने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कितना था, 20.58 बिलियन। तो ये बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पर बढ़त हुई है। पूरी दुनिया में जो है भारतीय दवाइयों की मांग जो है बढ़ी है। यहाँ पर जो है ये भी बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो नॉर्थ अमेरिका को किया गया है। यहाँ पर जो है नॉर्थ अमेरिका को जो एक्सपोर्ट किया जाता है इंडियन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा जो दवाइयों का, वहाँ पर जो है 34% का क्या हुआ है, बढ़त हुआ है। तो याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर निर्यात किया गया है किसके द्वारा, भारतीय फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के द्वारा। और यहाँ पर बढ़त कितना है, 34% में। अगर कंट्री वाइज बात की जाए तो यूएस, कनाडा और मैक्सिको में जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखा गया है एक्सपोर्ट का। और यहाँ पर जो है 12.6, 30 और 21.4% जो है यहाँ पर इन देशों में भारत के दवा बनाने वाली कंपनियों के द्वारा जो है दवाइयों का एक्सपोर्ट किया गया है। यहाँ पर दूसरे नंबर पे कौन है, साउथ अफ्रीका। यानी कि भारतीय दवा जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसमें नंबर 1 कौन है, नॉर्थ अमेरिका। सेकंड में कौन है, साउथ अफ्रीका। और तीसरे नंबर में जो है कौन है, आपका यूरोप। यहाँ पर जो है यूरोप में भी जो है एक्सपोर्ट जो है भारत का बढ़ा है, जो कि लगभग 11% के आसपास है। तो यहाँ पर जो है इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान में रखना है।
आइए अब कुछ वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी जो कि अभी न्यूज़ में हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जो कि क्या है कि द फाउंडर ऑफ एडोब एंड डेवलपर ऑफ पीडीएफ चार्ल्स गेसेक डाइज एट एज ऑफ 81। तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं हर घर में और हर स्टूडेंट के द्वारा इसे यूज़ किया जाता है, सभी के द्वारा इसे यूज़ किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, पीडीएफ। उनके जो डेवलपर हैं और जो फाउंडर ऑफ एडोब हैं यानी कि चार्ल्स गेसेक, उनका जो है यहाँ पर 81 साल की उम्र में क्या हो गया है, डेथ हो गया है। यहाँ पर आपको उनका नाम याद रखना है क्योंकि ये जो है एक बहुत ही बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी जिसे हम बोलते हैं एडोब, जिन्होंने क्या किया था, पीडीएफ को डेवलप किया था, उसके क्या है, फाउंडर मेंबर में से एक है। यहाँ पर चार्ल्स गेसेक और जॉन वॉर्निक जो कि दोनों ने जो है मिलकर के क्या बनाया था, एडोब कंपनी को बनाया था। उनके द्वारा जो है एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी जो है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट टेक्नोलॉजी, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, पीडीएफ। पीडीएफ को जो है सभी के द्वारा यूज किया जाता है, सारे लोग धड़ल्ले से इस नाम का यूज करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी बता दिया है जो कि क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद, इस सॉफ्टवेयर के आने के बाद जो है एक तरीके से जो है प्रिंटिंग और जो पढ़ने का जो कला है उसमें जो एक तरीके से रिवॉल्यूशन आ गया। और इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपकी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ एडोब, और इनका नाम भी पूछा जा सकता है और उनके द्वारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि उनके द्वारा बनाया गया जो पहला प्रोडक्ट था उसे हम क्या बोलते हैं, एडोब पोस्ट स्क्रिप्ट, जो कि एक नवीन तकनीक थी उस समय जिसमें जो है पढ़ने की कला और जो प्रिंटिंग था उसे जो है क्या किया गया, एक तरीके से रिवॉल्यूशन उसमें आ गया। और इसीलिए जो है इनके नाम को जो है बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। यहाँ पर जो है ये भी कहा गया है कि उनके द्वारा जो है बहुत ही यूजफुल जो है सॉफ्टवेयर को जो है बनाया गया था, जिसमें से जो है आपका पीडीएफ है, एक्रोबैट है, इलस्ट्रेटर है, प्रीमियर प्रो है, फोटोशॉप है। ये सभी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसे कि आप हर कंप्यूटर में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इनका नाम जो कि क्या था, चार्ल्स गेसेक, और यहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो गई है 81 साल के उम्र में। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स से जुड़े हुए न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि झिल्ली दाल बेहरा के द्वारा जो है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि ताशकंद में हो रहा है, वहाँ पर जो है गोल्ड मेडल जीता गया है। तो यहाँ पर महिलाओं के 45 किलोग्राम क्षेत्र में जो है झिल्ली दाल बेहरा के द्वारा जो है क्या किया गया है, गोल्ड मेडल जीता गया है। तो नाम आपको याद रखना है, चैंपियनशिप याद रखना है, जिसको मैंने क्या कहा, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पर हो रहा है, ताशकंद में। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो झिल्ली दाल बेहरा है वो जो है फॉर्मर वर्ल्ड जूनियर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हैं, और उन्होंने जो है टोटल जो है 157 जो है केजी जो यहाँ पर उठाया है, जिसमें स्नैच में 69 केजी और क्लीन एंड जर्क में 88 केजी उठा करके उन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आइए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज को देख लेते हैं। और न्यूज क्या है कि दीपक विंस 86 केजी सिल्वर। तो यहां पर जो है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि अलमाटी कजाकिस्तान में हो रहा है, वहां पर जो है दीपक पूनिया के द्वारा जो है क्या है, सिल्वर मेडल जीता गया है। वो फाइनल में जो है हार गए हैं और उन्हें जो है सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा है। फिर भी ये बहुत बड़ी बात है और आपको याद रखना है कि दीपक पूनिया के द्वारा जो है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि अलमाटी कजाकिस्तान में हो रहा है, वहां पर जो है क्या किया गया है, सिल्वर मेडल जीता गया है। यहाँ पर 21 ईयर ओल्ड है ये, और यहाँ पर उनके द्वारा जो है 2019 में जो है वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप भी जीता गया था। तो बहुत ही उभरते हुए क्या है, खिलाड़ी हैं, और उनके द्वारा जो है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में अभी जो है सिल्वर मेडल जीता गया है। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर बातें कर लेते हैं। और यहाँ पर आज हम स्टैटिक जीके में जो है क्या पढ़ेंगे, मेजर प्रोडक्शन रिवोल्यूशंस ऑफ द कंट्री। तो ये एग्जाम में पूछा जाने वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन है। और यहाँ पर पूछा जाता है कि जो हमारे फूड रिवोल्यूशंस हुए, यानी कि फूड के प्रोडक्शंस में जो रिवोल्यूशंस हुए, जिसको हम किसी ना किसी क्रांति से जोड़ देते हैं, कलर से जोड़ देते हैं, उसके बारे में जो है बार बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है जो भी
मेजर प्रोडक्शन रिवॉल्यूशन हुए हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। आपको इसको याद कर लेना है। आपको पहले से पता होगा तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं इन रिवॉल्यूशंस को देखने को मिलता है, क्वेश्चंस आते रहते हैं। यहाँ पर जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि फूड प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, व्हाइट रिवॉल्यूशन वो किससे जुड़ा हुआ है, मिल्क प्रोडक्शन से। और आप सभी जानते हैं कि भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा जो है दूध उत्पादन करने वाला क्या है, देश है। तो यहां पर बार बार पूछा जाता है कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो किससे जुड़ा हुआ है, या फिर फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन थे। आप सभी को पता होगा वर्गीस कुरियन, जिन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। यहां पर ब्लू रिवॉल्यूशन का नाम है जिसे कि मछली उत्पादन से जोड़ा गया है। यहां पर जो है ग्रे रिवॉल्यूशन है जिसे कि हम लोग फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से जोड़ करके देखते हैं। तो यहां पर जो भी रिवॉल्यूशन हुए हैं वो सारे कभी ना कभी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। आपको जो है सिल्वर रिवॉल्यूशन को भी याद रखना है जो कि एग प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो येलो रिवॉल्यूशन है जो कि ऑयल सीड प्रोडक्शन से क्या है, जुड़ा हुआ है, यानी कि जो तिलहन का जो उत्पादन होता है उससे ये जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको रेड रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा जो कि टोमेटो और मीट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से पिंक रिवोल्यूशन जो कि झींगा मछली का जो उत्पादन होता है, जिसे हम श्रम प्रोडक्शन कहते हैं, उससे ये जुड़ा हुआ है। गोल्डन रिवोल्यूशन जो कि फूड से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है राउंड रिवोल्यूशन भी है जो कि आलू की जो खेती हमारे देश में बढ़ाई गई, उसका जो प्रोडक्शन बढ़ाया गया, उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो दो प्रोडक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी एग्जाम में आते हैं तो लोग क्या है, बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जो कि जूट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, और दूसरा है आपका सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन जो कि कॉटन प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही ध्यान से इसको याद रखिएगा। देखने में बहुत ही छोटा क्वेश्चन लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरीके से ब्लैक रिवॉल्यूशन जो हमारे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, उनको जो बढ़ाया गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक रिवॉल्यूशन। और उसी तरीके से ब्राउन रिवॉल्यूशन है जिसमें जो है लेदर यानी कि चमड़ा, कोका जिससे कि क्या बनता है, कॉफी बनता है, और नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट से ये क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये जितने भी मैंने नाम आपको दिए हैं वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आइए अब आज के करंट अफेयर्स और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उससे जुड़े हुए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आप सभी को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें क्या करना है, इन क्वेश्चंस के बनाना है, और आपको ये देखना है कि आप इन 10 क्वेश्चन में कितना स्कोर कर पाते हैं। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है, येलो रिवॉल्यूशन इज कंसर्न विथ, और आपके ऑप्शन है ऑयल सीड प्रोडक्शन, वुलन प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन एंड नॉन ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हु इज आर द फाउंडर ऑफ एडोब, और आपके ऑप्शन क्या है, चार्ल्स गेसेक, जॉन वॉर्नॉक, और यहां पर तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी है आपका नॉन ऑफ दी एबव। तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि दीपक पूनिया इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो यहां पर आपको बताना है कि वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, और आपके ऑप्शन है हॉकी, वेट लिफ्टिंग, क्रिकेट एंड रेसलिंग। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच सिटी इज होस्टिंग द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो यहां पर जो है एशियाई जो भारोत्तोलन चैंपियनशिप हो रहा है, कौन सा जो सिटी है उस शहर उसकी मेजबानी कर रहा है। और आपके ऑप्शन है अल्माटी, दिल्ली, टोक्यो और ताशकंद। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इन विच गेम हैज गोल्ड मेडल ऑन बाय द झिल्ली दाल बेहरा। तो यहां पर जो है झिल्ली दाल बेहरा के द्वारा जो है किस खेल में जो है गोल्ड मेडल जीता गया है। और आपका ऑप्शन क्या है, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, क्रिकेट एंड रेसलिंग। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पोटैटो प्रोडक्शन रिलेटेड टू विच रिवॉल्यूशन। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है और आपको बताना है कि वो किस रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। और आपके ऑप्शन है राउंड, ट्रायंगल, स्क्वायर, ओवल। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट। और आपके ऑप्शन है 10%, 15%, 18% एंड 20%।
आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के द्वारा सबसे अधिक निर्यात जो है किस क्षेत्र में किया गया है। और यहां पर आपके ऑप्शन क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हाउ लॉन्ग द ECLGS स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो है भारत सरकार के द्वारा जो ECLGS स्कीम है उसे कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शन है जून 30, जून 25, जून 1 और जून 10। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच न्यू ट्रेन्स विल बी रन बाय द इंडियन रेलवे टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन सिलेंडर। यानी कि भारतीय रेल द्वारा जो है ऑक्सीजन सिलेंडरों के परिवहन के लिए जो है कौन कौन सी नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। और यहां पर आपके ऑप्शन है मैत्री एक्सप्रेस, दूसरा है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, तीसरा है ऑक्सीजन रिवोल्यूशन और चौथा है ऑक्सीजन रेल। तो ये 10 क्वेश्चन यहां पर आपको दिए गए हैं और आपको जो है इसे ट्राई करना है अपने घर में और ये देखना है कि आपने 10 में से कितना सही किया। आशा करता हूं कि आपको आज का ये करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी करने के लिए कहिए दूसरों को भी। तो यहाँ पर जो है मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।